ओम नमः शिवाय। बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 2 वर्ण विचार। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं वर्ण क्या होते हैं। अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें वर्ण या अक्षर कहा जाता है। भाषा की लघुतम इकाई है वर्ण और इसके खंड अर्थात टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हीं वर्णों के मेल से शब्दों से वाक्य तथा वाक्यों से भाषा बनती है। तो बेटा अब किसी अपने जो भी कुछ हम बोलते हैं या हम तो बोलते वक्त हमारे मुंह से कुछ आवाज़ें निकलती हैं और उन आवाज़ों को, उन ध्वनियों को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्ह चाहिए होते हैं और उन चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। और वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनता है और वाक्य जब बनता है और हम वाक्य बोलते हैं तो वो भाषा कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते और इन्हें हम अक्षर भी कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं उदाहरण में कमल। कमल पूरा एक शब्द है और कमल के हमने टुकड़े कर दिए, खंड कर दिए, शब्द के टुकड़े कर दिए। कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले प्लस ए, तो ये बन गया कै ए मैं ए ले ए, कमल बन गया। लेकिन अभी हमने टुकड़े किए शब्द के, कमल के, लेकिन अब ये वर्ण है, ये ध्वनि है, जो चिन्ह हमारे मुंह से, जो ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकली हैं, क्या हम कै या ए के टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अब आते हैं हम वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। किसी भाषा के सभी वर्ण जब एक साथ रखे जाते हैं तो वह वर्णमाला कहलाते हैं। वर्णमाला में वर्णों का एक निर्धारित क्रम होता है, लेकिन बिना किसी निश्चित क्रम के लिखे गए सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कहा जा सकता। तो बेटा वर्णों का व्यवस्थित क्रम यानी कि किसी भी चीज़ को सही ढंग से लिखना, हर आप गिनती लिखते हो, आप अल्फ़ाबेट्स लिखते हो, आप क ख का लिखते हो, इनका एक व्यवस्थित क्रम होता है। ठीक है। और वर्णों के उसी व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। अब आते हैं, देखिए हिंदी वर्णमाला में 53 वर्णों का समूह है। स्वर, अब देखिए स्वर हमारे 11 होते हैं और कौन कौन से होते हैं? ए आ ई उ ऊ ऋषि ए ओ और औ, ये 11 होते हैं और ये स्वर कहलाते हैं। अनुस्वार, अंग है, जो अंग की बिंदी होती है उसको हम अनुस्वार कहते हैं। चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं और आहा इसको हम विसर्ग कहते हैं। अब देखिए व्यंजन, कै खे गे घे णे चे छे जे झे णे टे ठे डे ढे णे ते थे दे धे ने पे फे बे भे में, ये हमारे व्यंजन होते हैं। इनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और डे और ढे जो होते हैं ये अतिरिक्त वर्ण होते हैं। अब अंतःस्थ व्यंजन होते हैं ये रे ले वे, और संयुक्त व्यंजन क्षय त्रय कै और श्रेय, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? शय से है, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। शय शय से है। और आगत ध्वनियाँ जो होती हैं, जो विदेशी भाषा से हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगी हैं, उनको हम आगत ध्वनि कहते हैं। जैसे ज, फ और अ, ये विदेशी भाषा से आई ध्वनि है। अब आइए अब हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला, बेटा वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें हम वर्ण कहते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। देखिए वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। और वर्ण, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? अभी आपको बताया था, ए आ ई उ ऊ
ऋषि, ए, ओ और औ ये स्वर होते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्वर के भेद। अभी मैंने आपको बताया हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। अब है स्वर के भेद। स्वर को बेटा 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और ऋषि। अब आते हैं हम दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, यानी कि उनको बोलने में थोड़ा अधिक समय लगता है, इसीलिए हम उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? ये 7 होते हैं। और आ, ई, उ, ए, ओ और औ। आप देखेंगे कि हमें इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। अब आते हैं हम प्लुत स्वर क्या होते हैं। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है, यानी कि प्लुत स्वर को बोलने में ह्रस्व और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। और इस स्वर का प्रकट करने के लिए हम आगे आप ये देख रहे हैं, एक तरह से एस का चिन्ह अंकित कर देते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ओम। जब हम इसको बोलते हैं ओम तो हमें सबसे अधिक समय लगता है। अब आइए पढ़ते हैं स्वरों की मात्राएं। बेटा मात्राओं का ज्ञान आप सभी को है कि किस स्वर की कौन सी मात्रा होती है, और जब ये स्वर जो है व्यंजनों के साथ मिलाकर हम लिखते हैं तो उसका रूप बदल जाता है और जिसे हम मात्रा कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ये आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा है, लेकिन जब हमने इसको व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा, यानी कि कै के साथ मिला के लिखा, कै आ ले आ काला, तो ये आ की मात्रा बन गई। ऐसे ही ई, ये ई की मात्रा, ई बड़ी ई की मात्रा, उ बड़े उ और छोटे उ की मात्रा। तो इसी तरह हमारे 11 स्वर होते हैं और 11 स्वर की अपनी अलग अलग मात्रा होती है। ठीक है। अब देखिए व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन वो वर्ण होते हैं बेटा जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। देखिए जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर मुंह से निकलने वाली हवा उच्चारण के स्थान से स्पर्श करती हुई निकलती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? अभी आपको बताया कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली हवा उच्चारण के स्थान से स्पर्श करती हुई निकलती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। कै, खे, गे, घे, रे, ये कवर्ग यानी कि कै की फैमिली को हम कवर्ग कहते हैं। और जब इनको हम बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है हमारे कंठ से स्पर्श होती है, तो इसे कंठय कहा गया है। चै, छै, जै, झैणे, चवर्ग, चै का परिवार, चै की फैमिली, चवर्ग। टै, ठै, डै, ढै, टवर्ग, तै, थै, दै, धै, तवर्ग। और पै, फै, बै, भै में परवर्ग कहलाता है। और ये सारे जो हैं ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। अब आते हैं हम अंतःस्थ व्यंजन पे। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का सा होने के कारण अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। ये होते हैं य, र, ल, व। बेटा जब आप इनका उच्चारण करेंगे य, र, ल, व, तो आप देखेंगे कि जो हमारी जीभ होती है वो किसी भी हमारे मुंह के अंदर के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं होती। ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण करते समय मुंह से हवा के रगड़ खाने के कारण ऊष्म यानी कि गर्मी पैदा होती है, यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह, ये हैं ऊष्म व्यंजन। अब आते हैं हम संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये बेटा ये 4 हैं और इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब 2 वर्णों के मेल से
कोई व्यंजन बनता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्ष क्षत्रिय, तो ये कै और श को मिलाकर बनता है। त्रै त्रिशूल, तै और रै, जब हम त्रै का उच्चारण करते हैं तो तै और रै की आवाज़ आती है, त्रै। ऐसे ही कै ज्ञानी, जय और लै को मिलाकर, श्रय, श और रै को मिलाकर। तो जब कोई भी व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और ये 4 होते हैं, क्ष, त्रै, ज्ञ और श्रय। अब आता है द्वितीय व्यंजन। द्वितीय बेटा, द्वित्व का अर्थ होता है 2। जब एक ही जब 2 समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में आते हैं, समझ लीजिए, जब 2 समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में आते हैं एक साथ, तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, कै कै, चक्कर, शक्कर, तो यहाँ पे कै 2 बार आ रहा है। बिल्ली, दिल्ली, उद्देश्य, गद्दार। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 2 व्यंजन एक जैसे हैं और एक साथ आ रहे हैं, तो ये सारे द्वितीय व्यंजन हैं। आइए अब पढ़ते हैं वर्ण विच्छेद क्या होता है। किसी भी शब्द के वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। देखिए बेटा, आपको मैंने बताया था वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्य से भाषा बनती है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि किसी भी शब्द के वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। व्यंजन स्वर युक्त होते हैं, स्वर युक्त यानी कि स्वर के साथ होते हैं, इसलिए वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजनों को अरहित रूप में लिखा जाना चाहिए। जैसे आप यहाँ देखिए, सरोज, सरोज, तो स पर कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए स के साथ अ व्यंजन आएगा, स के साथ अ स्वर आएगा, स व्यंजन के साथ अ स्वर आएगा, और स के नीचे हम हलंत तिरछी रेखा लगाते हैं। जब हम किसी भी व्यंजन से उसके स्वर को अलग करते हैं तो उस व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा लगा देते हैं, जिससे वह व्यंजन अरहित रूप में होता है। स ए स, र के बाद ओ की आवाज़ आ रही है, इसलिए ओ, र ओ रो, जय ए जय, सरोज। कार्य, अब आप यहाँ पर देखेंगे कार्य र जो है वो आधा है, तो कै प्लस आ का रै, क्योंकि रै पहले से ही आधा है तो इसके साथ ए नहीं आएगा, फिर यह प्लस ए, का रै। इसी तरह से हम किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे, आयोगवाह क्या होते हैं। आयोगवाह बेटा, आयोगवाह वो होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। आयोगवाह ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं। देखिए, हिंदी में 11 स्वरों के अतिरिक्त 3 वर्ण अंग, चंद्रबिंदु तथा आहा भी जोड़े जाते हैं, इन्हें आयोगवाह कहा जाता है। ये स्वर नहीं होते, परंतु इनकी भी स्वरों की तरह मात्राएं होती हैं। बेटा, ये 3 व्यंजन हैं, 3 वर्ण हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना वर्ण होते हैं, जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। इन्हें हम, फिर भी इनकी अपनी एक अलग मात्रा होती है और ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते, मतलब इनको सिर्फ खाली इनकी मात्राओं का प्रयोग हम नहीं कर सकते, ये हमें किसी न किसी व्यंजन के साथ प्रयोग करने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं इनका प्रयोग। देखिए, अंग है, संध्या, सायकाल, कंगन, अंग, पंख, इनको हम अनुस्वार भी कहते हैं। ठीक है, अंग की बिंदी को हम अनुस्वार भी कहते हैं। जब किसी व्यंजन का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी किया जाता है तो व्यंजन अनुस्वार कहलाता है। ठीक है, अनुस्वार का प्रयोग व्यंजन के वर्ग के पंचम वर्ण यानी कि जो 5वें जो वर्ग होते हैं, रे 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 न और के स्थान पर बिंदी के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है। चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं, अनुस्वार को, अंग की बिंदी को अनुस्वार और चंद्र बिंदु को अनुनासिक। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर देखिए, इस तरह से हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह के समान दबाव के साथ बाहर निकलती है, जैसे हंसी, चांदनी, मांग,
भांति आदि। अब आते हैं विसर्ग। विसर्ग क्या होता है बेटा? विसर्ग किसी भी शब्द के पीछे ये दो बिंदी लगी होती हैं, ये बिंदी का जो होता है ये विसर्ग का चिन्ह होता है और उच्चारण के समय इसकी ध्वनि है के रूप में निकलती है। इसका निर्धारित चिन्ह आप देख रहे हैं, दो बिंदी है। जैसे नमः, आप देख रहे हैं नम, नम के पीछे दो बिंदी लगी हैं तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? नमः। प्रातः, स्वतः, तो ये होता है विसर्ग। अब आता है औ। बेटा जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें हम अवगत ध्वनि कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बॉल, डॉक्टर आदि में जो अ उच्चारित होता है वह आ और ओ के बीच की ध्वनि का है। अंग्रेजी शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अ को भी स्वरों में शामिल करने की सिफारिश की। मतलब की है कि अब देखिए आप डॉक्टर, बॉल, कॉलेज, ये क्या है? ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं और लेकिन हम इनका प्रयोग हिंदी भाषा में भी करने लगे हैं तो इसे हम अवगत ध्वनि कहते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।